तो सोने के दाम में तेजी आने वाली है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम का जो प्राइस है इसको सोना क्रॉस कर जाएगा। गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी दिख रही है और लगातार बड़े टारगेट ग्लोबल बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अभी 2 साल में कोई आपकी भविष्यवाणी है 26 और 27 में? जी बिल्कुल है। मैंने जैसा बोला था कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? He might be back in power। लव मैरिज करनी चाहिए। तो जिस दिन महिला पुरुष का सम्मान उतना ही करेंगी जितना कि हमारी मैया करती है, जिस दिन पुरुष महिला का उतना ही सम्मान करेगा जितना हमारे महादेव करते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है एक परफेक्ट मैरिज बन जाएगी और वहाँ लव, कास्ट, रिलीजन ये सारी चीजें शायद नगण्य हो जाएंगी। तो डिवोर्स क्यों इतने अब बढ़ते जा रहे हैं, क्या रीजन है? डिवोर्स के मेरे हिसाब से 3 कारण हैं। कारण नंबर 1 कि कुंडली मिलान कोई करता ही नहीं। दूसरा कि जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं देख रहा हूँ 1995 के बाद जितनी भी बच्चे जन्म ले रहे हैं इनकी कुंडली में ज्यादातर मल्टीपल रिलेशनशिप के योग हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मानते हैं? नहीं, दुनिया के हर धर्म में ज्योतिष है। आप आज से 50 साल आगे की मुझसे अगर ईद की तारीख जानना चाहें मैं बता दूंगा। उसके लिए मुझे चंद्रमा के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पंचांग में अगले 3000 साल की तारीखें मेंशन्ड हैं और सैडली मैंने उनको डेट ऑफ डेथ भी लिख रखी थी कि जो है एकदम सही निकली। तो मैंने उसमें लिख दिया था कि मुझे 17 फरवरी 2025 नहीं 24 नहीं दिख रही है एंड आई थिंक 16 तारीख को वो नहीं रहे थे और उसको रोकने का उपाय। बहुत सारे लोग अब तो सोशल मीडिया की दुनिया में एस्ट्रोलॉजी का नया काम शुरू कर रहे हैं। जी, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो पीएचडीज हैं मेरा मानना है असल जिंदगी में वो सब फेलियर्स हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। जो आज का जो पॉडकास्ट है पॉलिटिक्स का नहीं है बट पॉलिटिक्स वाली बातें करेंगे। आज हमारे साथ में है डॉक्टर आदित्य पांडे जी, एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हम आज इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हर एक तरह का अध्ययन रखते हैं, हर एक बहुत सारे प्री प्रिडिक्शन कर देते हैं जो संकोच में डाल देता है लोगों को। आज फिर पूछेंगे कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 27 भी पास में आ रहा है, सर भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो सर की जर्नी भी जानेंगे और अभी तक की सारी बातें करेंगे। बहुत कम एज में एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की थी और मुझे लग रहा है कि सर लगभग 32 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत कम उम्र में सर कैसे शुरुआत कर दी एस्ट्रोलॉजी की। ये जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आए वो कैसे आए? निखिल जी, ज्योतिष में मेरा जो रुझान था वो बहुत अर्ली एज से, बचपन से शुरू हो गया था जी। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि कब शुरुआत है तो मुझे याद आता है लगभग मैं 5 साल का था, लगभग 5 इयर्स का था। तो थोड़ा सा लाभ मिला फैमिली बैकग्राउंड का। पहली बात तो विप्र वर्ग यानी ब्राह्मण समाज जिसको बोलते हैं आजकल, तो उसमें से। दूसरी बात कि मेरे फादर वो भी जो है उस समय एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे तो उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। फिर अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कुछ शायद पूर्व जन्म की घटनाएं थी जिसके कारण जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी और आपको इस तरह की इंसाइट जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है। तो वो शुरुआत हुई और उसके बाद में फिर इसको प्रैक्टिस किया। हाँ, ये जरूर था कि मन में ये हमेशा से था कि इसको प्रॉपर प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है और इसमें प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेनी है। क्योंकि अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके पास डिग्री है बीडीएस की तो मुझे नहीं लगता आप उससे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि वो ऑप्था का एक्सपर्ट हो। तो बिल्कुल वैसे ही हम एक ज्योतिषी के पास जाएं जो सिर्फ माला, टीका, पीले कपड़े पहने हो और ज्योतिष की फॉर्मल उसके पास कोई एजुकेशन ना हो तो शायद मैं उससे कन्विंस नहीं होऊंगा। यही सोच रखते हुए मैंने अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई। कानपुर में मैं यूपी किराना स्कूल में रहा, वहाँ का टॉपर रहा, थ्रू टॉपर। उसके बाद पीपीएन कॉलेज में पढ़ा, वहाँ का भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा कानपुर यूनिवर्सिटी का। फिर मैं तेलुगु यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने एमए और पीएचडी कंप्लीट किया। करने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। तो इंटरेस्ट ये रहा कि ज्योतिष को एज अ सब्जेक्ट, एज अ फॉर्मल नॉलेज भी लिया जाए और इसको विज्ञान की तरह प्रैक्टिस किया जाए। काइंड ऑफ साइंस। साइंस है भी।
प्योर साइंस है, कॉस्मिक साइंस है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो जिसका मैथ्स वीक है, मुझे नहीं लगता उसे एस्ट्रोलॉजी कभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अब तो सोशल मीडिया की दुनिया में एस्ट्रोलॉजी का नया काम शुरू कर रहे हैं। जी, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो PhDs हैं, मेरा मानना है असल जिंदगी में वो सब फेलियर्स हैं। अगर आप उनकी रियल लाइफ में देखेंगे तो एक ज्योतिषी का बहुत बड़ा दायित्व भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भविष्यवाणी करे, क्योंकि उसको दैवज्ञ कहा गया है, भविष्यवक्ता कहा गया है। और आप देखेंगे ये सब लोग भविष्यवाणी करने से बचते हैं। ये बता देंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर ये है, तुम्हारी लाइफ ये है, 2025 ऐसा होगा, 26 ऐसा होगा, बट स्पेसिफिकली बताइए, स्पेसिफाई करिए कि इस पार्ट में ये होगा, दुनिया के इस हिस्से में ये होगा। इन जनरल बताना तो बड़ा आसान है। 2025 युद्ध का साल था, सबने कह दिया, अच्छी बात है। किसके युद्ध का साल था? किसके बीच में कितना बड़ा युद्ध होगा? क्या वो युद्ध वर्ल्ड वॉर के लेवल पे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सब बताएं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बिल्कुल। साइंस है तो साइंस को प्रिसिजन चाहिए। भाई डॉक्टर आपको बताता है ना बीपी इतने बाय इतना है, 120/80 है, ये तो नहीं कहता थोड़ा सा हाई लग रहा है। हाई लग रहा नहीं है, कितना हाई है बताइए। एग्जैक्ट कि गैप कितने का है, कितना करीब है। 2025 खत्म होने वाला है, हम लोग 26 के करीब हैं, तो 26 कैसा साल रहेगा? 2026 जो साल है, ये साल है सूर्य का, नंबर 1 का, क्योंकि जब आप 2026 को ऐड करते हैं तो बनता है नंबर 1। और साथ में कहीं कहीं लोग इसे 26 भी बोलेंगे, तो मैं कहूंगा 26 अवॉइड करिए। कारण क्या है, फिर वो बन जाएगा शनि का अंक, जो कि सूर्य के दुश्मन है। इसलिए अगर हम 2026 की बात करें तो बात करी जाएगी राजा की, क्योंकि नवग्रहों में सूर्य को बोला गया है राजा। और जब राजा का साल आता है तो नए नए राजकुमार तैयार होते हैं, नई नई सत्ताएं तैयार होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीति में भी नए नए ऐसे ताजपोशी होगी जो अभी तक कभी भी सत्ता के स्वाद को चख नहीं पाए हैं। यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री दिखेंगे, अनएक्सपेक्टेड वाले। यस, ऐसे मुख्यमंत्री सामने आएंगे जो शायद मामूली MLA हुआ करते थे, अब अचानक बन जाएंगे। साथ ही इस बार आप देखेंगे नए नए करोड़पति और अरबपति तैयार होंगे। ऐसे यंग बच्चे, ऐसे यंग लोग जो कि समाज के बहुत साधारण या मिडिल क्लास से आते थे, अचानक उनको इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, इतना फेम मिलेगा कि वो सफलता पाएंगे। राजा का साल है तो राजा का जो प्रिय धातु मानी गई है, राजा मुकुट किसका पहनता है? सोने का। तो सोने के दाम में तेजी आने वाली है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम का जो प्राइस है, इसको सोना क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि सोने को देव धातु कहा गया है, देवताओं का प्रिय है, और राजा को तो सबसे प्रिय होता है। राजा के खजाने में सबसे ज्यादा सोना ही होता था, तो सोना इस बार और ज्यादा महंगा होगा। उसके साथ ही जो हमारा सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट है, वो भी बढ़ोतरी लेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा 2026 की अगर बात करें तो जो यूक्रेन रशिया वॉर है वो कंटिन्यू होता दिख रहा है, और अगस्त तक उसमें कोई भी सुलह या समझौता नहीं होता। 26 में, अगस्त 2026 में चलता रहेगा, अभी चलता रहेगा। मैंने जब इसके बारे में भविष्यवाणी दी भी थी कि 3 दिन के अंदर युद्ध होने वाला है, 3 दिन बाद ही शुरू हो गया था। और जब मैंने कहा था ये कम से कम 900 दिन चलेगा, तो लोगों को अजीब लगा था, क्योंकि पिद्दी सा यूक्रेन, बहुत बड़ा रशिया, परंतु युद्ध चल रहा है। हाँ, बात आती है वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 2030 तक नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी आपको ये भ्रामक जानकारी देता है, फेयर फैलाता है वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है। डॉलर ऑल टाइम हाई लेने वाला है, और जो दुनिया के राजा हैं इस समय, जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसको कि दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बोला जाता है, ट्रम्प, मुझे लगता है वो और ज्यादा रथलेस और ज्यादा एग्रेसिव होंगे, और उनका ये एग्रेशन दुनिया भर के लिए खतरे का सिंबल बनेगा, दुनिया की इकोनॉमीज को परेशान करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन चल रहे हैं, तो बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कारण है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सामने होना चाहिए। रही बात सत्ता किसके हाथ में आ रही है, तो तेजस्वी जो हैं मुझे ताकतवर होते दिख रहे हैं, उनकी जो कुंडली है बहुत मजबूत है। तेजस्वी में मुझे बिहार का अगला जो मुख्यमंत्री है, हो सकता है वो स्वयं मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे, बट ही विल प्ले अ वाइटल रोल। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वो अपना जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव बना दे, वो भी हो सकता है। पर पावरफुल वो हो रहे हैं, और इतने पावरफुल हो रहे हैं कि अपने पिता की जो खोई हुई सत्ता की, जिसको बोलते हैं साख, उसको वापस स्टैब्लिश करेंगे। तो 2027 करीब है। जुलाई 2022 में मैंने बाकायदा टेलीविजन पर एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोला था कि 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। ही माइट बी बैक इन पावर। मैं अपने उसी प्रेडिक्शन को फिर से दोहराऊंगा कि 27 में अखिलेश यादव ताकतवर होते दिख रहे हैं। हो सकता है वो सत्ता में अपनी वापसी भी ले लें।
बात आती है माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे योगी जी हैं, महंत जी हैं, तो योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी तब तक मुझे राष्ट्रीय स्तर की ओर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, यानी कि जो स्टेट फिगर हैं वो नेशनल फिगर बन जाएंगे। तो योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यूपी की जो बागडोर है हो सकता है कि अब अखिलेश जी की तरफ शिफ्ट हो जाए। क्या बात है। अब थोड़ा सा इस पे आएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को बता रहे हैं और आपके द्वारा बहुत सारी पुरानी चीज़ें बताई गई, सच भी हैं। मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी चेक किया हुआ था, वहाँ पर भी मिला। तो लोगों को ये कैसे पता चलेगा यार कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है हमारी लाइफ में, उसको हम कितना कंट्रीब्यूट करें? कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। पता चल गया कि हमारा मान लीजिए किसी में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमने पढ़ना ही बंद कर दिया या कुछ करना ही बंद कर दिया, तो उसको कैसे बैलेंस करके रखना है? क्या गाइडेंस है आपका? बहुत बढ़िया बात पूछी है। तुलसी बाबा ने इसका उत्तर दिया है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और फिर एक जगह बोल दिए होइए वही जो राम रचि राखा। अब यहाँ पे लोग हो गए कंफ्यूज कि एक तरफ तो कर्म प्रधान बोल दिया और एक तरफ कह दिया कि होइए वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ पे इसको कर्म और भाग्य का एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं जी। सबसे पहले बात आई कि हम जो प्रेडिक्शन देते हैं, जो आपने बोला कि इन प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी कैसे टेस्ट करें, तो हमेशा आप देखेंगे जैसे जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो कहती है कि हमारा प्रोस्पेक्टस रीड कर लो, हमारा बैकग्राउंड देख लो, या जैसे आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले देखते हैं प्रोफाइल देख लेते हैं, हाँ, पास्ट रिटर्न्स प्रीवियस क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल वैसे मेरा कहना है कि जब अगली बार यूट्यूब यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलने की इच्छा हो तो उससे पहले एक बार उसका जरा पास्ट परफॉर्मेंस चेक करिए। पास्ट परफॉर्मेंस में ये देखिए कि पिछले 10 साल में क्या उन्होंने कोई भविष्यवाणी की, और अगर वो की तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी सच्चाई है। यस। उसके अलावा अगर आपको लाइव टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं उनको फॉलो करिए। कुछ अगर आपको लगता है जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स है, क्योंकि आजकल एक और कहानी है कि पता चलता है कि एक सेलिब्रिटी आते हैं या आती हैं और वो आकर के आपको बताती है मैंने ये चैनल फॉलो किया। हालांकि उनका करियर जब शुरू हुआ था उस समय वो ऐप और चैनल होता ही नहीं था। हाँ, राइट। मतलब सनी लियोनी, अब तो सक्सेस होने के बाद अब किसी को भी बोल सकते हैं। सनी लियोनी जी का जब करियर शुरू हुआ था उस समय वो ऐप था ही नहीं, पर सनी लियोनी कहती हैं कि मुझे उसमें हेल्प मिली। ठीक है, उनका निजी मामला है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। वो काइंड ऑफ ऐड है, वो ऐड है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देशी घी भी मौजूद है और नकली घी भी मौजूद है, परंतु आपको देखना पड़ेगा ब्रांड कौन सा है, क्वालिटी कैसी है, और टेस्ट खुद करना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा। आज आपसे मैं लाइव एकदम पूछने वाला हूँ अपने बारे में। बिल्कुल पूछिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा आपने जो बात बहुत अच्छी बोली कि हम लोग जब बात करते हैं कि प्रेडिक्शन देना है, तो प्रेडिक्शन देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना प्रेडिक्शन दिए काम चलेगा ही नहीं। आप किसी के भविष्य के बारे में बताएं और वर्ल्ड के भविष्य के बारे में भी बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो आप भविष्यवक्ता कैसे कहलाएंगे। इसलिए भविष्य के बारे में बताना, उसके बारे में प्रेडिक्शन देना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक पे डिटेल में जाना है। और जब भी हम प्रेडिक्शन देते हैं, जैसे मुझे याद है मैंने जुलाई 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आने वाला है अक्टूबर के महीने, नोटबंदी के आसपास। नोटबंदी मैंने बोला था नवंबर के महीने में, वो नवंबर में ही आया। मैंने भविष्यवाणी दी थी कि एक ऐसी महामारी आएगी जहां एरोप्लेन के भी कवर सिलवाने पड़ेंगे, वो आई 2019-20 में। तो हमको भविष्यवाणी देते रहना पड़ेगा और हर बार हमको तलवार की धार पर चलना पड़ेगा अगर हम ज्योतिषी हैं तो। We have to walk on the sword's edge, क्योंकि कारण है कि हमें भी तो अपने आप को प्रूव करना है और रेगुलरली प्रूव करना है, एट एवरी रेगुलर इंटरवल करना ही पड़ेगा। अभी 2 साल में कोई आपकी भविष्यवाणी है 26 और 27 में? जी बिल्कुल है। मैंने जैसा बोला था 2 जुलाई 2022 में कि मोदी जी 2024 में सत्ता में वापस आएंगे, मगर कम सीटों के साथ। और दूसरी मेरी भविष्यवाणी है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर नहीं करेंगे, ये भी एक भविष्यवाणी है। उसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मैंने 2020 में ट्रम्प के बारे में जब बोला था कि वो सत्ता में वापस आएंगे तो मुझे बाकायदा अमेरिका में ट्रोल किया गया, क्योंकि वहां पे हार गए वो। मेरा कहना था कि देखिए सत्ता में तो वापस आएंगे, ये उनकी न्यूमरोलॉजी कह रही है, कब आएंगे ये हम नहीं जानते। तो 150 साल का इतिहास बदल गया, अमेरिका में वापस वो आ गए और ताकतवर रूप में आ गए। मेरा एक भविष्यवाणी और है कि जुलाई 2029 तक दुनिया के जो ये टॉप की 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल होती दिखती थी, आप देखेंगे ये सब धीरे धीरे डाउन होंगी। और भारत, यानी जिसे हम इंडिया को भारत हम ज्यादा बोलने लगे हैं, और भारत बोलना भी चाहिए, भारत बहुत लगी नेम है। मैंने इसके बारे में 2007 में छापा था, 2009 में मैंने आईनेस्ट अखबार में छापा था कि भारत नाम हो जाएगा इस देश का। ये भी मेरी भविष्यवाणी थी उस समय कि आने वाले समय में इसे भारत बोलेंगे और भारत बड़ा भाग्यशाली नाम भी है। तो भारत मेरा मानना है कि दुनिया के उस टॉप
जो 10 है उसमें नंबर 2 नंबर 3 पे अब दिखने वाला है। तो हमारी इकोनॉमी बूम करने वाली है, बूस्ट करने वाली है। हम दुनिया की सेफेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की मोस्ट प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और मेरा मानना है हमारा जीडीपी अगले 10 साल में दुनिया में सबसे अच्छा होगा। जी, क्या बात है। थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की जब बात कर ही रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं पहले भैया दिखवा तो लो एस्ट्रोलॉजर साहब से कि भाई राजयोग है भी कि नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ। राजयोग जो होता है, पहली बात तो ये समझना है कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग है। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं जी। उसमें से हमें देखना है कि क्या ये राजयोग आपके सत्ता के करीब ला रहा है कि नहीं। कभी कभी आप देखते हैं बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं जो कि बहुत सक्रिय रहे हैं, परंतु सत्ता उनके हाथ में कभी नहीं आती। और कुछ ऐसे हैं जो सत्ता चाहते ही नहीं है। जैसे मुझे अच्छे से याद है, बीजेपी में आने के पहले मोदी जी भी रहे आरएसएस में। आरएसएस में एक बहुत बड़ी हस्ती हुए रज्जू भैया। रज्जू भैया जी जो है, मैं उनको बहुत आदरणीय मानता था, बाबा तुल्य मानता था। तो मेरा एक बार उनसे जब बैठक हुई तो मैंने उनका हाथ देखा, उनके हाथ में बड़ी अच्छी सूर्य रेखा बनी थी। तो सूर्य रेखा इतनी मजबूत थी कि मैंने कहा बाबा इतनी मजबूत रेखा तो ज्यादातर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में होती है, परंतु साथ में मैंने देखा कि उसमें एक कर्व बन रहा था। तो मैंने कहा बाबा आप किंग मेकर हैं, आप किंग नहीं बनेंगे कभी। और मैंने देखा कि उस समय के जो माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे वो भी जो है बहुत सम्मान करते थे रज्जू भैया जी का। तो इस तरह कभी कभी कुंडली में या हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं जो आपको सत्ता के करीब तक भी ले जाएंगी पर सत्ता नहीं देंगी। आप किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे। और कहीं कहीं आप देखते हैं अचानक एक नया नाम, जैसे इस समय जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली इलेक्शन में ऐसा हुआ या था। दिल्ली इलेक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश इलेक्शन की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शायद मतलब टॉप 10 जो नाम चल रहे थे मीडिया में, उन नामों में नाम ही नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, नाम से कोई। तो यहाँ भाग्य रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ अगर आप राजनीति में अपना करियर देख रहे हैं तो एक बार कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी अच्छा पामिस्ट हो, एक बार कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि आप इसको भी करियर की तरह परस्यू कर रहे हैं। और कोई भी करियर अगर आप परस्यू करें तो आपके प्रारब्ध और आपके कर्माज और आपके कर्म तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। मतलब प्रारब्ध पिछले जन्म का है, कर्माज जो आपने अभी तक के कर्म किए हैं, और अब जो आगे कर्म करने वाले हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बच्चे को कह दिया कि तुम आईएएस बनोगे, कल से वो पढ़ना बंद कर दे, आईएएस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो करते रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक सिंसियर एफर्ट। मैं आपके लिए गूगल की तरह हूं, गूगल मैप। मैं आपको रास्ता बताऊंगा, द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट रूट। चलना आपको है, मैं स्टीयरिंग नहीं चलाऊंगा। यू विल ड्राइव। आप कहें नहीं मैं तो गाड़ी खड़ी कर दे रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, वो आपकी इच्छा है। तो वैसे ही राजनीति में सफलता के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, हर राजनेता को, हर राजनीतिज्ञ को चाहिए कि वो एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट जरूर करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, हो सकता है एक दो ऐसे भी हो जो कुछ नहीं भी करते होंगे, कोई बात नहीं, ना करें। एक मतलब सबके साथ होता होगा, मुझे लग रहा है जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ होगा। जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे होते हैं, आपने खूब मेहनत की, उस पर वो सक्सेस नहीं मिली, बट आपने कुछ दिनों के बाद अपने आप डायरेक्शन चेंज हो गई और आपको एकदम जे कर्व मिल गया। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? मतलब बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि शायद सड़क पे खड़ा लेबर मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हाँ, बहुत कर्म करता है, और मैं शायद उसकी तुलना में तो बिल्कुल आलसी हूँ। परंतु कर्म किस दिशा में किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कमरे में बंद हैं, उस कमरे में आपको नहीं मालूम दरवाजा कहाँ है, आपने हथौड़ी ली और मारना शुरू किया। उतने में एक व्यक्ति आपको जो है स्पीकर पर बोलते हैं कि दाहिने हाथ का जो तीसरा ईंटा है उस पे मारो। आपने मारा और दरवाजा खुल गया। तो यहाँ पे उस गुरु, उस गाइड, उस मेंटोर का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये काम एस्ट्रोलॉजर का है, ये काम एस्ट्रोलॉजर का है। हथौड़ी आप चलाएंगे, कहाँ चलानी है हम बताएंगे। आपने बताया कुछ प्रीवियस आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आपने बताया और उनका दरवाजा अनलॉक हो गया हो? ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जो आगे बढ़े हैं, और ऐसे भी कुछ नाम हैं जिनको वार्निंग दी कि इस बार सावधान हो जाओ। मैं कानपुर के एक बड़े माननीय हैं और 4 बार विधायक रहे। एक जमाने में तो कहते हैं कि यूपी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हुआ करते थे। तो उसके बाद में एक बार उनका मेरे पास आना हुआ और मैंने कहा इस बार आपके योग बहुत कमजोर हैं, और मैंने एक तारीख भी दी उनको कि इस तारीख को आप नामांकन करिएगा। परंतु यहाँ पे विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने एक और मतलब भय अंदर था, तो उन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए, एक मेरे कही हुई डेट पे और एक और दूसरी कही डेट पे, और कोई भी उपाय नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा इस बार तो मैं जीत ही जाऊंगा। सैडली विफलता उनके सामने आई, और उनके जितने प्रिय मिलने वाले इष्टजन थे उनसे मिलने आए और बोले कि इस बार भैया विधायक बन रहे हैं। हमने कहा हमारे हिसाब से तो
दूर दूर तक विधायकी नहीं दिख रही है। और खतरा ये है कि 2 बार उनको ऐसा पल आ सकता है जब वो विधायक ही ना बने, और शायद वो अभी तक तो मुझे नहीं लगता सत्ता उन्हें मिल पाई है, और आगे मिलेगी कि नहीं वो उनके अपने कर्म पे, और शायद कोई अगर उन्हें गाइड कर देगा तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक बात। जैसे और भी अगर बिजनेस में भी ऐसा होता है, जैसे हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है तो उसके लिए गाइडेंस बड़ी मैटर करती है। गाइडेंस जीवन के हर क्षेत्र में मैटर करती है। आप इंडिया के सबसे सक्सेसफुल फैमिली जो बिजनेस की है अंबानी, आप देखेंगे बहुत पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष को फॉलो करते हैं। लगभग हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे कोई एक गुरु, एक गाइड, एक मेंटोर है। बिल्कुल ऐसे समझिए, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर देखा, हाँ, उसके पीछे आचार्य कौटिल्य थे, राइट, एक गुरु थे, एक गुरु थे। हाँ। आपने देखा कि राजा दशरथ का सिंहासन होता था, परंतु उनके दरबार में भी मौजूद थे कौन? गुरु वशिष्ठ। तो हर काल में, हर कालखंड में, हर एरा में एक राजा होता है और एक राजा के राजगुरु होते हैं। तो एवरी सक्सेसफुल मैन, जैसे लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, तो मैं कहता हूं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन गाइडेड बाय अ गुरु। तो गुरु का चाहिए, हाँ, गुरु चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए जो गाइड करे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मानते हैं? नहीं, दुनिया के हर धर्म में ज्योतिष है। इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, बिल्कुल है। क्रिश्चियंस में आप देखेंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, और सिर्फ ज्योतिष नहीं, वो तो तंत्र मंत्र को भी मानते हैं। आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं, आप इस्लाम में जाइए तो वहां पे जिन्नात बोलते हैं, आप क्रिश्चियनिटी में जाइए तो वहां इनकूबी सुकूबी बोलते हैं। तो हर जगह मानते हैं, ज्योतिष का हर जगह वर्णन है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो ज्ञान है, ये ज्ञान है कॉस्मिक साइंस का। भाई सूरज और चांद को सब मानते हैं ना, तो जब सूरज और चांद को मानते हैं तो उसकी कॉस्मिक एनर्जी को भी मानते हैं। और सारी गणना हमारी, अगर आप पंचांग देखेंगे तो हमारा चंद्रमा से पंचांग चलता है, लूनर कैलेंडर, और सूर्यकालिक पंचांग चलता है। राइट। तो कोई दुनिया का ऐसा धर्म बता दो जो कहे कि नहीं हम सूर्य और चंद्रमा की गणना को नहीं मानते। आप आज से 50 साल आगे की मुझसे अगर ईद की तारीख जानना चाहे, मैं बता दूंगा। उसके लिए मुझे चंद्रमा के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पंचांग में अगले 3000 साल की तारीखें मेंशन्ड हैं। रीजन ये है कि मेरा धर्म जो है सनातन धर्म, इसमें सनातन ने ये कभी नहीं कहा निज भवन्तु सुखिनः, निज संतु निरामया। यहाँ का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमने पूरी दुनिया को अपना घर, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो इसीलिए यहाँ हर धर्म की बात हुई है, हर धर्म के अच्छे के लिए बात हुई है। मतलब हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। हमने किसी हवन में कभी ये नहीं कहा कि मेरा भला हो। हम जब आहुतियां देते हैं तो उसमें हम सबका सबका भला हो, राइट, यूनिवर्सल है। सब कुछ तय होता है पहले से। जैसे आज आप पॉडकास्ट करना है तो पहले से तय रहा होगा। बिल्कुल तय होता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा एक अंतर है। अंतर ये है कि जैसे आपको कानपुर से लखनऊ जाना है, ये तय है, कार से जाना है, चार्टर प्लेन से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, रास्ते में कार खराब हो जाएगी, दूसरी कार से जाना है। ये आपके कर्म भी है और आपकी चॉइस भी है। जैसे कुंडली में वाहन का योग आया, वहां BMW का योग नहीं आता, वहां मर्सिडीज का योग नहीं आता, नंबर का आ जाता है कि भैया 0001 नंबर भी नहीं। हम इसको ऐसे मानते हैं, वहां पे योग आएगा वाहन खरीदने का कि 2 वाहन आएंगे, 3 वाहन आएंगे। किस ब्रांड का आएगा ये नहीं आता, वो आपके कर्म है, आपकी चॉइस है। हाँ, नंबर्स की आपने बात करी, बिल्कुल सच है। बहुत से लोग नंबर्स को प्रयोग करते हैं, एक नंबर को रिपीट करते हैं, जैसे मैं खुद भी करता हूँ। मेरी हर गाड़ी का नंबर 2060 होता है। आप देखेंगे बहुत से सक्सेसफुल लोगों की गाड़ी के नंबर रिपीट होते हैं, क्योंकि वो अपने लकी नंबर को बार बार प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को और ज्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। राइट। ये कैसे पता चलेगा नंबर लकी है कि नहीं है? ये पता करने के लिए आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे एक जनरल फॉर्मूला आप सीख सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे आपको एक नंबर मिलता है जिसे कहते हैं मूलांक, द बर्थ नंबर। जैसे आपके केस में 14 तारीख है। हाँ, मेरा जैसे 14/1/1998 है और मेरी गाड़ी का नंबर है, मैंने पहले सियाज गाड़ी ली थी तो उसमें 5421 था गाड़ी का नंबर, UP 78 तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए बढ़िया होगा, पहली गाड़ी थी, ये नंबर रहा, तो मैंने सारी गाड़ियों का सेम नंबर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे आपको, क्योंकि आपको बर्थ नंबर अगर हम देखें तो 14 है, तो 14 में नंबर 5 आपको हमेशा जो है, अगर आप अपनी गाड़ी का नंबर जोड़ें तो 5 आना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, जब हम गाड़ी के नंबर की बात करते हैं तो हम उसमें जो RTO के नंबर है वो भी इंक्लूड करते हैं। यानी UP 78 जो 2 अल्फाबेट्स हैं वो, और ये
नंबर खाली इंडिविजुअलिटी में नहीं देखा जाता। जैसे मेरी गाड़ी है UP32 QV2060, सारा कैलकुलेट होता पूरा है, कैलकुलेट होगा। नंबर आप रिपीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सीरीज का वेट करते हैं जो हमारे फेवर की है। क्योंकि हम UP32 तो हटा नहीं सकते। 2060 हमने फिक्स कर लिया है कि हम वो रखेंगे, तो हम जो अल्फाबेट्स हैं बीच में उसको सेट करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे कोई गाड़ी आपने ली, आपको बहुत बरकत देती है। एक आपको फॉर्मूला और बताता हूँ गाड़ी के केस में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक गाड़ी से 4, 5, 6 गाड़ियां हो जाए, तो फिर आप गाड़ी का नंबर बढ़ते हुए इशारे में लीजिए। बढ़ते हुए मतलब 11, 12, 11, 21, यानी हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे 92, 93, यस, 77, 78, हमेशा बढ़ती हुई दिशा में लीजिए। जैसे मेरा है 2060, तो 20 से 60 की ओर जा रहा है, वो बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे हम लोग नंबर कैसे बोलते हैं, हम पूरा नंबर नहीं बोलते, हम कहते हैं वो 53, 12 लाओ। तो 53, 12, 53, 12। कोशिश करिए फर्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं उससे बढ़ती हुई सेकंड वाली 2 डिजिट्स हो, तो आप देखेंगे कि हमेशा आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आपकी नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेंगी। बाकी चीजें अलग हैं, व्हीकल बढ़ जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3। हमारा नंबर कैसा है ये बताइए? 54-21 वाला। 54-21 एक अच्छा नंबर माना जाएगा, बट पूरा बताइए टोटल क्या है? UP 78 FW 54-21 FW है। आपके में अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 आता है। नंबर 3 वाली जो गाड़ी होती है उसकी एक खासियत होती है। खासियत ये होती है, ये गाड़ी घुमाएगी खूब, बेफालतू में टूर करा देगी। जैसे आप जाना आपको यहाँ है, वो दूसरी जगह घुमा देगी, पर कभी भी आपको जान और माल का खतरा नहीं देगी। बड़े से बड़े एक्सीडेंट से आपको बचा देगी। मेंटेनेंस और सर्विस खूब खाएगी, फालतू के मेंटेनेंस भी खा लेगी, परंतु ये गाड़ी हमेशा प्रोग्रेस देगी, बरकत देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी। बस हाँ, दौड़ाएगी बहुत, फालतू का दौड़ाएगी। मतलब आप देखेंगे आपको जाना था किसी कार्य के लिए, पर बेफालतू में दूसरी जगह जाना पड़ गया। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं ना, टाइम और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस से बता देते हैं कि भैया तुम्हारा जीवन कहाँ तक रहेगा, तुम क्या करोगे। तो ये सच होता है? सच होता है, पर यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, सिटी ऑफ बर्थ नहीं पूछा गया। कुंडली हमेशा जन्म स्थान की बनती है, जन्म नगर या जन्म जनपद की नहीं। इसीलिए जब मैं कुंडली बनाता हूं, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज की, तो मैं कहता हूं किस अस्पताल में जन्म हुआ है बताओ। क्योंकि आजकल गूगल बाबा की दया से हम लोगों को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द हॉस्पिटल मिल जाता है। तो जब कुंडली बनती है तो कुंडली बनती है उस स्थान की जहां पे उस जातक का उस समय जन्म हुआ, क्योंकि द लोसाई, द सेंटर हैज टू बी फाउंड। वो लग्न तभी निर्धारित होगी शुद्ध रूप से जब आपको एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ पता है। प्रॉब्लम, दुर्भाग्य ये हो गया कि जन्म स्थान के जगह कानपुर नगर लिखा जाने लगा। कानपुर नगर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कहाँ पर, किस जगह पर, किस स्थान पर, किस लोकलाइजेशन में? आप सुनेंगे कि जब भगवान राम का जन्म होता है तो गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, तो वो राजमहल के अंदर की कुंडली बन रही है। जब रावण के घर पुत्र जन्म लेने वाला है तो रावण उस समय कुंडली बना रहा है अपने लंकाधिपति रावण के महल के अंदर का। तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, बिना उसके आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनमें गलती आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी नवंबर का महीना है और कुछ दिनों में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 10th के, 12th के। तो आजकल के, जैसे मैं करियर काउंसलर भी हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का ही रहता है कि भैया कैसे तय करें कि हमको किस कोर्स को करना है, कैसे सिलेक्ट करें, किस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो क्या बच्चे को एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए या जो उसका इंटरेस्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम बच्चे को गाइडेंस दे रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी चॉइस देखिए, उसका पोटेंशियल देखिए, और उसके बाद में किसी एक दैवज्ञ से कंसल्ट करिए और ये पता करिए कि क्या ये दिशा उसको सूट करती है कि नहीं। कानपुर में एक बहुत फेमस ज्वेलर है, उसके जो ओनर है वो MBBS डॉक्टर हैं, कानपुर में GSVM में पढ़ते थे और अब वो ज्वेलर है। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको लोग मिलेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन का कोई भी लेना देना उनके करियर से नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री IRS हुआ करते थे, IIT से पढ़े हुए हैं, IIT के स्टूडेंट हैं। अब आप सोचिए IIT में टेक्नोलॉजी सीखने वाला बंदा IRS बनता है और IRS बनने के बाद वो आ जाता है राजनीति में। बिल्कुल डिफरेंट, कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस मिल जाती है या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिल जाती है पामिस्ट्री से या न्यूमरोलॉजी से, तो आपके जो करियर की दिशा है, पहली बात तो वो सरल हो जाएगी, दूसरी बात आप सफलता सही तरह से पा सकेंगे और जल्दी पा सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि
मैं आपकी कुंडली बदल दूंगा, मैं आपको जो है आईएएस बना दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेमेडीज करो, हम तुमको उपाय बताएंगे और तुम्हारा हो जाएगा, तो ऐसा संभव है? उपाय से हम भाग्य को सुधार सकते हैं। हाँ। तुलसीदास कहते हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, यानी मंत्रों से और उपायों से भगवान राम ने भी अपने जीवन में बहुत से बदलाव लाए। बिल्कुल वैसे ही यदि हम भी कुछ उपाय करते हैं, उससे हम इनहेंस और डेट्रीमेंट कर सकते हैं। पर इसको एक सरल भाषा में समझिए। किसी के भाग्य में लिखा है कि 0% सक्सेस है, अब मैं 0 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो इंटीजर बन जाए? नहीं होगा। तो जहां 0 है वहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर हाँ हम आपको इनहेंस कर सकते हैं। अगर आप 10% पोटेंशियल लगाने को तैयार हो, मैं उसको 99.9 करने की ताकत रखता हूँ। समझ गए? कहीं अगर कुछ कमजोर पड़ रहा है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर रेमेडी सही नहीं हुआ, कुछ गलत हो गए, तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि तांत्रिक रेमेडीज से बचें। हाँ, एग्जैक्टली। हम तंत्र एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ज्यादा शेडी जोन है। शेडी जोन इसलिए है क्योंकि तंत्र में इट इज वेरी डेंजरस। जब ये सही चलता है तो बहुत अच्छा है। तंत्र वर्ड के नाम से हम लोग डर भी जाते हैं। हाँ, कि तंत्र क्या है। हाँ, तंत्र विद्या बहुत आसान। या लोग बोलते हैं कि आजकल जो चलता है कि भाई इतने पैसे दे दो, हवन करा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। 99% केसेस में मैं जो भी ये विद्वान बोलते हैं मैं तुम्हारा पूजन या हवन करा दूंगा, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने डिवोशन के साथ आप स्वयं भगवान की पूजा करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी एजेंट, दलाल या कोई भी आचार्य वो करेगा, कर नहीं पाएगा। ठीक। तो कोशिश करें, पहली बात तो स्वयं करें जहां हो सकता है। दूसरा, यदि आप किसी आचार्य के कहने पे करवा रहे हैं तो कोशिश करें आप स्वयं वहां मौजूद हो, प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट। मैंने एक सिस्टम कर रखा है अपने यहाँ। मेरे क्लाइंट चूंकि लगभग 180 देशों में ऑल ओवर वर्ल्ड है, अब हर कोई तो आ नहीं जाएगा, तो हमने थोड़ा सा हाईटेक कर रखा है इसको। हमारे सारे पूजन लाइव होते हैं। आप अपने घर पर अपने एलईडी स्क्रीन पर हमारे ऐप में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लाइव वो पूजन देख पाते हैं, सुन पाते हैं। जिस समय आचार्य आपका नाम लेगा वो भी आप सुन पाएंगे। आपका गोत्र अगर उपलब्ध है तो बोलेगा। इससे एक ऑथेंटिसिटी हम मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। पर हाँ, ये हम हमेशा कहते हैं कि तंत्र से बचिए, क्योंकि तंत्र बहुत शेडी जोन है। तंत्र बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, लोग मुझे बोले कि जैसे कि काफी लोगों की शादियां नहीं होती हैं, तो बोले अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो हम हवन करा देंगे, पूजा करा देंगे, तो शादी उसी से होगी। ऐसा होता है? पॉसिबल है? 99% तो ऐसा नहीं होता। नहीं पॉसिबल है ना। अगर ऐसा हो सकता तो बुरा ना मानिएगा, एक समय था जब सुनते थे कि ऐश्वर्या राय जी की शादी नहीं हुई थी, हर कोई अपनी बाइक पे ऐश्वर्या राय की वो आंखों वाला स्टिकर लगा के चलता था, याद है? तो सभी ऐश्वर्या राय से शादी कर लेते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ भी संभव होता, मैं हमेशा बोलता हूं, तंत्र करना आसान नहीं है। यदि तंत्र हो सकता है तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, देश भर में हमारे जितने भी तांत्रिक हैं, इनसे कहिए कि ये दुश्मन देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तंत्र कर दें। ऐसा तंत्र कर दें कि वो हमारे खिलाफ सारी कार्यवाही बंद कर दे और भारत के साथ हाथ मिला ले। कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक बात। जैसे आपके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, बट क्लाइंट का नाम छिपा ले जा रहे हैं। कौन बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं अभी आपके? हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लाइंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत क्लाइंट का नाम ज्यादातर शेयर नहीं करते इन पब्लिक। जैसे कुछ लोगों का जैसे कर सकते हैं, उनके नाम बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि सहारा श्री अब तो रहे नहीं, सुब्रतो राय सहारा जिस समय जीवित थे, तो उस समय जब मैंने उनके बारे में प्रेडिक्शन किया था, एक प्रेडिक्शन मेरा था कि ये 18 महीने जेल में रहेंगे। वो प्रेडिक्शंस के बाद ही वो मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे से बन पाए थे, क्योंकि उनको इस बात पे विश्वास नहीं था। कारण ये है कि जितने भी उनके पास दैवज्ञ थे, एक बार मैं उनके जब उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने सहारा शहर में, तो गया तो उन्होंने दिखाया ये 1700 प्लस कुंडलियां रखी है। तो बोले ये सब वो विद्वान हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप कभी जेल नहीं जाएंगे। और सिर्फ एक व्यक्ति भारतवर्ष में था जिसने कहा था आप 18 महीने जेल में रहेंगे। तो बोले तभी मुझे विश्वास बना। तो फिर मेरे पास आए और सैडली मैंने उनको डेट ऑफ डेथ भी लिख रखी थी कि जो है एकदम सही निकली। हाँ, सैडली हाँ। ऐसे बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो मुझे कभी कोई मजाक में बोलते हैं कि आप डॉक्टर डेथ तो नहीं है। हमने कहा नहीं, मैं डॉक्टर डेथ नहीं हूँ, पर हाँ जैसे बर्थ की डेट जो है वो भगवान ने दी है, डेथ की भी डेट भगवान ने ही दी है। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं उसका कारण और उसमें जो हमें बीमारी होगी वो भी जान जाए और साथ में उसकी डेट भी निकाल पाए। ये संभव है, ज्योतिष में संभव है। पता चल जाता है पहले से किसी की डेथ होने वाली होती है तो? अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर
मेरे पास एक फ़ोन आया, एक बहुत ही बड़ी हस्ती, थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती थे, पद्मश्री डॉक्टर राज बिसारिया। उनको शेक्सपियर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी या शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहा जाता है, भारतीय हिंदू अकेडमी से। उनके जो है जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए फ़ोन आया। तो मैंने उसमें लिख दिया था कि मुझे 17 फरवरी 2025 नहीं दिख 24 नहीं दिख रही है, एंड आई थिंक 16 तारीख को वो नहीं रहे थे। तो कहीं कहीं हमें डेट ऑफ डेथ लिखनी पड़ती है। ओके, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे मान लीजिए आप उसको देख रहे हैं, जब किसी का पूरा विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें पता चल जाता है, फिर आगे का कुछ दिखता नहीं उसमें, वो चैप्टर क्लोज होता है फिर। ओके, फिर वो एक तरह से डेड एंड होता है, और उसको रोकने का उपाय सृष्टि में कोई भी नहीं है, रोका नहीं जा सकता। नहीं, मृत्यु को टालना लगभग असंभव है, अल्प को टाला जा सकता है, क्योंकि मृत्यु भी दो प्रकार की है, पूर्ण है और अल्प है। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में है, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो पीले कपड़े, माला टीका पहनने वाले विद्वान बोल देते हैं, महामृत्युंजय का जाप कराओ। हाँ, आम चीज है ये, तो मतलब हर दूसरे पंडित जी कह ही देते हैं। तरीका है ये पैसा कमाने का। परंतु दुर्भाग्य यह है कि इन विद्वानों को ये नहीं मालूम कि महामृत्युंजय का अर्थ क्या है। महामृत्युंजय में आप मांगते हैं मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति। आप कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, यानी कि हे 3 नेत्रों वाले महादेव, मैं आपके आशीर्वाद से चाहता हूं कि जिस प्रकार ककड़ी का फल सूखने के उपरांत अपने पेड़ से अलग होकर, डंठल से अलग होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अब इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं। बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय। ये तो उल्टा हो गया जी। ये मंत्र तब किया जाना चाहिए जब ईश्वर ना करे कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जिससे उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं ना, अब तो बहुत हो गया, ईश्वर ने मुक्ति दे दी। जैसे लोग बोलते हैं कि जान अटकी हुई है, मतलब सालों साल हो गए, तो बड़ा दिक्कत है। महामृत्युंजय का पाठ अवश्य करवाइए, परंतु यदि आपको मरीज को बचाना है, ठीक करना है, तो पाठ करना है मृत्यु संजीवनी का, क्योर लाइफ इनहैंस हो, आगे बढ़े, क्योंकि ये वो मंत्र है जिसको दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया था और राक्षसों को पुनर्जीवित किया था। एस्ट्रोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी होती है? एस्ट्रोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, परंतु एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जरूरी है। कारण क्या है कि आप अगर क्वालिफाइड हैं तो एक, आपका खुद का कॉन्फिडेंस आएगा, 2, सामने वाले को आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, 3, जब आप किसी विद्या को पढ़ते हैं तो आपको उसका आत्मसार होता है, आप उसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और आपको थ्योरेटिकली भी आप साउंड होते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि साहब यहाँ पे विपरीत राजयोग है कि नहीं है, अब आपने तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में सीखा नहीं था, तो आप फंस गए। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं कि भैया कोर्स ले लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो। जी बिल्कुल, और दुर्भाग्य ये है कि वो जो भी ये कोर्स चला रहे हैं वो आपको कोई भी ऐसा प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं जिसकी कोई वैधता हो। वो आपको अपना निजी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपनी कंपनी का दे रहे हैं, अपनी संस्था का दे रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी नहीं है। आप बताइए, आपने एक्स यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री की है तो आप वाई यूनिवर्सिटी में वो दिखा सकते हैं, परंतु आपने मिस्टर एक्स के यहाँ पढ़ा है तो मिस्टर जेड कहेंगे हम तो इनको जानते नहीं, या हम इनको नहीं मानते हैं, हम इनको नहीं मानते। एग्जैक्टली। जब उपाधियों की बात हो रही है तो एक उपाधि आपको ही मिली है, कौन सी उपाधि है? मुझे जो है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक उपाधि मिली है जिसे कहते हैं ज्योतिष महामहोपाध्याय। ये जब दी जाती है तो पूरे काशी विद्वत परिषद से डिस्कशन होता है, साथ ही जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी उपलब्ध होते हैं उनकी तरफ से भी इसको अप्रूव किया जाता है। इस टाइटल का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी इन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष में जो हाईएस्ट अथॉरिटी प्राप्त है उस व्यक्ति को दी जाती है, और इसीलिए ज्यादातर एक युग में, एक कालखंड में हर समय एक ही महामहोपाध्याय जीवित होते हैं। जैसे मेरे पहले पंडित मुरारी मोहन वेदांत तीर्थ शास्त्री जी थे, वो महामहोपाध्याय थे। जब वो 93 इयर्स के हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं इससे पद से हटना चाहता हूँ, तब ये पदवी मुझे दी गई। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि जब मुझे ये 2013 में मिली थी, ये टाइटल मिला था, तो उस समय पूरी दुनिया के हर अखबार में ये न्यूज़ चली थी कि डॉक्टर आदित्य पांडे इज द यंगेस्ट टू बी अवॉर्डेड दिस, ये था। जैसे डॉक्टर आदित्य पांडे की बात हो ही रही है जब, तो आपने आदित्य में स्पेलिंग चेंज है आपके काफी सारे। बिल्कुल, मैंने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर रखा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और साथ ही उसको एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी कर रखा है ताकि कोई और ये नाम रख भी ना सके। रीजन क्या है कि न्यूमरोलॉजी में हम
अपने नाम के अक्षरों को सेट करके न्यूमरोलॉजी में जो हमें जन्म से तारीख या डेट मिली है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और उसका फायदा भी ले सकते हैं। फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत से देखेंगे। कानपुर में आप देखिए गोल्डी मसाले है, GOLDIE है, शुद्ध प्लस है। पान मसाला इंडस्ट्री में तो खैर ज्यादातर मतलब मैं कभी बोलता हूँ कि शायद मेरे साथ सौभाग्य या दुर्भाग्य वर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट ये कि ज्यादातर पान मसाले के जो आप नाम देखेंगे वो शायद मेरी ही टेबल से निकले हुए नाम होंगे। अभी पीछे एक नाम आया था कॉकटेल है, SNK है, शुद्ध प्लस है। तो ये सारे नाम जो हैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट किए जाते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे एक मिस्टर ब्राउन करके ब्रांड है। हाँ, मिस्टर ब्राउन है। हाँ, वो भी है। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो तो बचपन में हम लोग डालडा खाते थे। हाँ। तो डालडा के टाइम पे डाबर था DABAR। फिर बर्मन फैमिली ने कंसल्ट किया और उसको कर दिया हमने कि जो है होना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो फिर उसको कर दिया गया DABUR, डैबूर। और वो डैबूर का कोई तोड़ नहीं। ये ठीक बात। अभी जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तंत्र विद्या की भी बात हुई बीच में, वास्तु भी एक टर्म आता है। बिल्कुल आता है। ये वास्तु क्या है? वास्तु वस्तु का विज्ञान है। हर वो चीज जो धरती पर है या धरती से जुड़ी हुई है जी, उसके ऊपर 5 तत्वों का असर आता है। 5 एनर्जीज हैं जिनको सब मानते हैं। फायर है, अर्थ है, हीट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। वास्तु को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा। आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, एक छोटा बच्चा आपके कपड़े को घसीटता है, कुर्ते को आपके, तो शायद आप नहीं गिरेंगे। अब आप असफलता की सीढ़ियों पे उतर रहे हैं, छोटा सा बच्चा धक्का दे दे, क्या होगा? गिर जाएंगे। बिना धक्का दिए भी लोग गिर जाते हैं जी। तो यहाँ तो मिल गया। तो वास्तु बहुत बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े हमारे यहाँ जो महल थे वो सब वास्तु के अनुसार बने, पर आज वो महल खाली पड़े हैं, वो परिवार खत्म हो चुके हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि साहब वो जो मैखाना है यानी शराब की दुकान है उसका वास्तु नहीं देखा जाता, जहाँ खोल दो वहीं चलता है। हालांकि मेरे पास डेटा मौजूद है जिसमें लोग आबकारी का लाइसेंस सरेंडर करते हैं क्योंकि उन्हें भी घाटा होता है। तो इसलिए ये कहना कि उसका वास्तु नहीं देखा जाता, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हाँ, वास्तु का रोल बहुत है, क्योंकि अगर आप वास्तु के कुछ बेसिक टिप्स को फॉलो कर लें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। और ये टिप्स कोई बड़े मुश्किल नहीं होते, एनर्जी को बैलेंस करना है बस। डेंजरस है वास्तु? बिल्कुल डेंजरस नहीं है। बिल्कुल वास्तु के नाम पे डराया जाता है। जैसे एक मैंने सुना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर हो जाता है। नहीं, हाँ, बहुत चल रही है। तो जी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर बिल्कुल नहीं होता। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से आपके घर में बीमारियां आती हैं। अब कैंसर होना ना होना आपकी कुंडली है, आपके लाइफस्टाइल पे है, आपके अपने भाग्य पे है। तो किसी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को दोषी मत बनाइए कि इसके चक्कर में कैंसर हो रहा है। वास्तु के लिए कुछ बेसिक्स बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। वास्तु में आप ये समझ लें कि हम लोग चूंकि सूर्य नारायण को, भगवान सूर्य को सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स मानते हैं और ये पूरी दुनिया मानती है। और हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, धरती के नॉर्थ वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि उत्तर और पूर्व जो दिशा है ये खुली होनी चाहिए। यहाँ से फ्रेश एयर, फ्रेश एनर्जी, सूर्य की किरणें ईस्ट एंड नॉर्थ, क्योंकि हमारे लिए सूर्य भगवान की जो दृष्टि है वो आ जाए। तो कोशिश करनी चाहिए साउथ और वेस्ट हमेशा भारी हो, मास्टर बेडरूम वहीं पर हो। जैसे अभी आप बात कर रहे थे बच्चों की, आपने कहा कि आप करियर काउंसलिंग करते, बच्चों के लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण टिप्स हैं जी। पहला टिप तो ये है, तो बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो कोशिश करें ठीक सामने दरवाजा या खिड़की नहीं होनी चाहिए, इससे उनका कंसंट्रेशन वीक होता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जब बच्चा पढ़े तो उसके आगे थोड़ी स्पेस हो। आजकल के जो नए स्टडी टेबल कल्चर आया है वो स्टडी टेबल चिपका दी जाती है दीवार से, और बच्चा जब पढ़ता है तो उसके ठीक सामने 2 फुट पे दीवार होती है। तो उसके माइंड को जो सोचने का मौका मिलना चाहिए, जो स्पेस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, हमारे यहाँ जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनको केबिन मिलता है, उनके केबिन में सामने खूब जगह होती है, बड़ा केबिन मिलता है। और जो छोटा क्लर्क होता है, बाबू होता है, उसको क्या मिलता है? छोटा केबिन भी नहीं मिलता उसको, तो डेस्क मिलती है। डेस्क पे ठीक सामने उसके पट्टा लगा होता है ताकि वो ज्यादा सोचे ही ना, उसकी सोच को संकुचित कर दिया गया। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा खूब अच्छे से पढ़ पाए, मन लगा के पढ़ पाए और उसके विचार फैलें, तो फिर कोशिश करें कि स्टडी टेबल के आगे कम से कम 5 से 6 फुट की जगह। आप देखेंगे बहुत से ऐसे टॉपर बच्चे हैं जो कहेंगे हम बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमारा मन लगता है। उसका रीजन है कि उन्हें 5 से 6 फुट की आगे स्पेस मिलती है। एक महत्वपूर्ण तीसरा टिप यह है कि कृपा करके लेट कर मत पढ़िए, क्योंकि जो लेट कर पढ़ता है वो लाइफ में हमेशा लेट रहता है।
स्टैंड मत लगाइए। अगर आपने स्टैंड लगा लिया, हाँ, ऐसे करके, हाँ, तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो साइकिल फोकस स्टैंड नहीं में बनेगा। रहेगी, कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हर बच्चे के लिए, जो फॉलो करे तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करें नॉर्थ या ईस्ट की ओर बैठ करके पढ़ें, तो हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको सूर्य भगवान की एनर्जी मिलेगी और आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप हैं, आप देख ही रहे हैं सारा सोशल मीडिया में। आपकी शादी किससे होगी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। शादी होने के बाद आजकल एक दूसरे ऐप ये कर रहे हैं कि भैया हम बताएंगे अगर आप डिवोर्स्ड हैं, तो आजकल डिवोर्स का बहुत बतेरे हो गए। तो डिवोर्स क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्या रीजन है? डिवोर्स के मेरे हिसाब से 3 कारण हैं। कारण नंबर 1 कि कुंडली मिलान कोई करता ही नहीं है। करनी चाहिए, करना चाहिए, प्रॉपर्ली करना चाहिए। काइंड ऑफ मैंडेट है, मैंडेट नहीं है। उससे आपको एक ये भी क्लियर हो जाता है कि क्या मेरा माइंडसेट शादी के बाद मिलेगा, मैच करेगा कि नहीं कुंडली करेगा। मैचिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में हम ये नहीं देखते कि आपकी शादी कैसे चलेगी, हम ये देखते हैं कि शादी के बाद आप दोनों कैसे चलेंगे। प्री प्रेडिक्शन हो जाता है तो सही रहता है। जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं लोगों ने एक कटाक्ष भी है, कहते हैं तुलसी बाबा ने एक व्यंग कसा वशिष्ठ मुनि के ऊपर और बोले, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, वन वन विपत्ति परे, करम गति टारे नाही टरे। तो उसका रीजन ये था कि वहां वो बताना चाह रहे थे कि गुरु वशिष्ठ ने भी कुंडली मिलाई तभी वो चीज नहीं हटा पाए। परंतु अब मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट देखता हूँ। क्या आपको लगता है आजकल की कोई लड़की जो कि राजकुमारी घर से आए और उससे कह दिया जाए तुम वनवास में जाओ, वो तैयार होगी? असंभव है। ठीक। उसके बाद जब वो वापस आती है फिर वो अग्नि परीक्षा भी दे, उसके बाद भी वो अपने पति के प्रति उतनी ही निष्ठावान रहे। तो अगर आप देखेंगे तो सीता मैया के रूप में हमें एक ऐसी महिला दिखाई गई है जो कि परफेक्ट वाइफ है। हालांकि उस पर मैं कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद आता है कि राम जी ने कैसे उनसे बिहेव किया, वो एक अलग एस्पेक्ट में उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। पर आप अगर एक एज अ कपल देखेंगे तो क्या आपको राम और सीता में डिसलॉयल्टी दिखी? क्या राम के पास अवसर नहीं थे डिसलॉयल्टी के? क्या सीता जी के पास अवसर नहीं थे डिसलॉयल्टी के? थे, परंतु ऐसी कुंडली मिलाई थी वशिष्ठ मुनि ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 14 वर्ष के वनवास के बाद भी वो वापस आते हैं और राजा राम अयोध्या में अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं। तो ये है कुंडली का महत्व। कुंडली मिलान होना जरूरी है, एक पॉइंट। दूसरा कि जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं देख रहा हूं, 1995 के बाद जितनी भी बच्चे जन्म ले रहे हैं इनकी कुंडली में ज्यादातर मल्टीपल रिलेशनशिप के योग हैं, यानी जिसको हम द्विविवाह या मल्टीपल मैरिजेस बोलते हैं। तो ऐसे में उनके मल्टीपल रिलेशन होना ऑब्वियस है, होंगे। तीसरा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो जब कुंडली मिलाते हैं तो एक दोष होता है जिसे कहते हैं भकूट दोष, जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। भकूट दोष से क्या होता है, शादी बहुत अच्छी हो जाएगी और शादी के 4-5 साल तक बहुत बढ़िया कपल रहेंगे, बट उसके बाद में तनाव शुरू होंगे। जैसे मैंने देखा है कि लोगों के 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद डिवोर्स हो रहे हैं। 1999 में या 2000 में शायद बात है, मैंने एक प्रेडिक्शन लिखा था डेक्कन क्रॉनिकल में बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की इनकी मैरिड लाइफ बहुत तनावपूर्ण है और 2024-25 आते आते शादी टूट चुकी होगी और वो सत्य हो गया। तो ऐसे में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इनकी जो मैचिंग ऑफ दी सोल नंबर्स हैं वो नहीं थी, तो इसलिए मैचिंग देखनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा मानना एक बहुत बड़ा कारण डिवोर्स का ये भी है कि अब हर किसी को स्वच्छंदता यानी आजादी और फ्रीडम चाहिए। तो जब आप जरूरत से ज्यादा फ्रीडम चाहेंगे तो फिर रिएक्शन आएगा। कोई भी चीज हो जरूरत से ज्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट खराब अति सर्वत्र वर्जित। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम भी आ रही है क्योंकि हमारा माइंडसेट बदल गया है। अब हमारी सोच ये हो गई है कि हमें हर चीज फटाफट चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे सेंड किया, सिंगल टिक डिलीवर हुआ, डबल टिक ब्लू टिक आ गया, तो अब हर चीज जब आपको तत्काल चाहिए तो दुर्भाग्य ये है कि जीवन में, इसीलिए ये जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है ये भी चल रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दावा करते हैं तत्काल उपाय, 3 लौंग रख लो मुंह में और ये नाम बोल दो, उसका तुम्हारा संबंध बन जाएगा। क्या बेकार की बात है। मैंने कहा ना, अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज ऐसा उपाय करिए कि हमारे सारे दुश्मन देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए तंत्र कर दीजिए, वो सब वशीभूत हो जाए। हमारे लोग ऐसा भी करते हैं ना कि अपने हाथ में ये नंबर लिख लो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा लिख लो। पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पहले के जमाने में जो मुंशी होते थे,
छोटे जो वो हाथ में सब लिखा करते थे। कभी कभी तो लोग हाथ में पूरी डायरेक्टरी बनाते थे, नंबर लिखे होते सारे लिख लेते थे। क्या कभी किसी करोड़पति अरबपति व्यापारी को देखा ऐसा करते? तो हाथ पर कोई भी नंबर लिख लेने से ऐसा ना हुआ है ना होगा। हाँ, कुछ समय के लिए साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट वो बेनिफिट क्षणिक होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है साइकोलॉजिकली। थोड़ा सा हम आप पर आएंगे, जैसे आपका गेटअप ब्लू हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये सबके लिए एक अपना गेटअप होना चाहिए, उससे एक बेनिफिट मिलता है कुछ? आपकी कुंडली, आपकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका एक लकी नंबर होता है, एक लकी कलर होता है। अगर आप अपने लकी नंबर और लकी कलर का यूज करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी कहीं गुना बढ़ जाएगी। आप उम्र से जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, आप सही दिशा में सही समय पर बढ़ पाएंगे। जैसे मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो मेरे शनि भगवान जी उच्च के हैं। शनि को कहते हैं नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम, तो नीला वस्त्र उनका माना जाता है, तो हम भी नीला वस्त्र प्रयोग करते हैं। मैं 2 नीलम भी धारण करता हूँ, क्योंकि नीलम जो है ये ऐसा नग है जो करोड़ों में एक को सूट करता है, और शायद 10 करोड़ में लगभग एक व्यक्ति होता है जो 2 नीलम पहन सकता है। आप 2 पहने? जी, मैं 2 नीलम धारण करे हुए हूँ। तो अगर आपको नीलम शुभ है, नीलम आपके लिए शुभत्व की ओर ले जा रहा है, तो फिर ये जान लीजिए नीलम आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। बस हाँ, आपके कर्म भी सही दिशा में होने चाहिए। आपने वॉच भी 2 पहन रखी? जी, मुझे शौक भी है, और ये बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई टोटका है कि 2 घड़ियां पहन लो तो वक्त तेज चलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली शौक है। और दूसरा मेरी लाइफ की एक थ्योरी है, बी यूनिक बी डिफरेंट। तो मुझे इसीलिए एक तरफ कार्टियर, एक तरफ एप्पल, एक डिजिटल है, एक एनालॉग है, बस शौक है। शौक की वजह से पहनते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ज्योतिषीय महत्व नहीं। जैसे आजकल बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं कुछ, लकी नंबर लोग पता करना चाहते हैं, अपना पार्टनर अच्छा ढूंढना चाहते हैं, लव मैरिज करनी चाहिए? लव मैरिज बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमारे बाबा शिव और मैया पार्वती का जो विवाह है वो भी एक तरह से लव मैरिज ही तो है। सनातन सभ्यता में हमारे यहाँ ऋषि भारद्वाज हुए हैं, उन्होंने पहली इंटरकास्ट मैरिज की थी और विवाह भी उन्होंने प्रॉपर किया था। पर लव मैरिज का जो आज का कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लव में सिर्फ 2 चीजें देख रहे हैं, सामने वाले की एटीएम में बैलेंस कितना है, और दूसरा सामने वाला दिखता कैसा, अपीयरेंस। तो ये अपीयरेंस तो उम्र के हिसाब से ढल जाएगा, और दूसरा एटीएम के बैलेंस की भी गारंटी नहीं। तो ऐसे में मैं लव मैरिज का विरोध तो नहीं करता, पर यह जरूर कहता हूं कि उसको भी लॉजिकली करिए। सनातन धर्म में गंधर्व विवाह का वर्णन है, जहां पे लोग अपनी मर्जी से शादी करते थे। शाकुंतलम में भी उसका वर्णन मिलता है। तो इसलिए लव मैरिज होती हैं, और अगर हम भगवान शिव की बात करें तो वो भी है, परंतु वहां भी आप ध्यान दीजिए, वहां पे एक राजकुमारी जिसको मालूम है कि मैं पर्वतराज हिमालय की बेटी हूँ और मुझे जाके रहना कहाँ है, मुझे रहना है वन कंदराओं में, तैयार है, वहां वो एटीएम नहीं देख रही है। दूसरा, अगर हम बात करें लुक्स की, तो एक तरफ वो जो कि स्वयं स्वर्ण आभूषणों से युक्त हैं, उनके पास कोई रत्नों की कमी नहीं है, और एक तरफ बागंबरधारी, नंग धड़ंग, भस्म लपेटने वाला शिव, जो कि औगण भी हैं, शमशानवासी कहलाते हैं, घटघट में वहां घूमते हैं। कहते हैं कि उस औगड़ों के बीच में घूमने वाले घटघटवासी प्रभु हमारे। हर एक चीज की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यस, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां जो माता पार्वती हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं शिव को। लव मैरिज के लिए मैं एक बात बहुत प्यारी बोलता हूँ, और मेरा प्री एग्जाम्पल है ये। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान कौन है, सबसे ताकतवर कौन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी देवताओं के पास जाकर प्रश्न पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं। सभी देवताओं ने कहा, हम महादेव की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो यानी ये पता चल गया कि ये जो त्रिदेव हैं, सारी एनर्जी यहाँ पे है। अब पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा बोले कि मैं देवों के देव महादेव की पूजा करता हूँ। अब पहुंचे विष्णु भगवान जी के पास कि चलो इनसे भी पूछ लें, अपने पिताजी से। तो पिता ने भी कहा कि मैं भी शिव की पूजा करता हूँ, देवों के देव महादेव। अब उनको क्लियर हो गया कि सारी एनर्जी शिव जी के पास है। अब पहुंचे महादेव के पास, पूछा कि हे प्रभु महादेव, आप किसकी पूजा करते हैं। तो उत्तर मिलता है कि मैं शक्ति की साधना करता हूँ, मैया की साधना करता हूँ। अब नारद को क्लियर हो गया कि यानी फाइनली सभी लोग शक्ति की ही पूजा करते होंगे। अब उन्होंने मैया पार्वती से पूछा कि माँ, आप किसकी पूजा करती हैं।
तो उत्तर मिलता है कि मैं देवों के देव महादेव की पूजा शिव की करते हैं। तो जिस दिन महिला पुरुष का सम्मान उतना ही करेंगी जितना कि हमारी मैया करती है, जिस दिन पुरुष महिला का उतना ही सम्मान करेगा जितना हमारे महादेव करते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एक परफेक्ट मैरिज बन जाएगी और वहां लव, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीजें शायद नगण्य हो जाएंगी। परंतु जरूरी क्या है? वो डिवोशन, वो फेथ, वो रिस्पेक्ट। वो कहाँ से लाओगे? वो बायलेटरल चाहिए, यूनिलेटरल नहीं चाहिए। एट द एंड जैसे बहुत सारे दर्शक भी देख रहे होंगे, कोई बिजनेस करता होगा, तो बिजनेस वालों के लिए कुछ रेमेडीज बताइए। जैसे मान लीजिए बड़ा स्ट्रगल का दौर चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा तनाव का दौर चल रहा है या कर्ज की स्थिति है या फाइनेंसेस टाइट है, तो कोशिश करिए अपना जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी कार्य क्षेत्र है, उसका जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको साफ रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो स्थान है जहाँ से पैसे का इन्फ्लो होता है, आता है। हाँ, तो इसलिए पहली बात तो वो क्लीन रखिए। दूसरा, कोशिश करिए कि कभी भी जीवन में किसी को पैसे फेंक करके या ना दे, हटा करके ना दे। लक्ष्मी जी हैं, जाते समय भी उनके पैर छूइए और आते समय तो छूते ही हैं। तो आराम से दीजिए, प्यार से दीजिए, सम्मान से दीजिए। इसीलिए अपने आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे आपको अमीर लोग मिलेंगे जो हाथ में पैसे देने की जगह लिफाफे में देते थे। वो लिफाफे में इसीलिए देते थे कि एक, वो गुप्त रहता था, दो, वो सम्मान सहित देते थे। तभी आप देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ शादी बारात में जो पैसा देना होता है तो लोग पहले लिफाफा खरीदने जाते हैं, इसमें 1 रुपए का शुभ सिक्का लगा होता है। वो इसीलिए करा जाता है कि लक्ष्मी जी को सत्सम्मान भेजा जाता है। तो यदि आप भी करेंगे तो आपके व्यापार में भी बरकत आएगी। ठीक बात। मैंने बीच में आपसे कहा था कि लास्ट में हम आपसे अपने ऊपर भी पूछेंगे, तो कुछ हमारे लिए कुछ प्रिडिक्शन करिए। आपके बारे में अगर बात करें तो आपका बर्थ नंबर है 5 जी। बर्थ नंबर 5 क्या होता है? इसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत होती है, ये मार्केटिंग का मास्टर होता है। गंजे व्यक्ति को भी कंघी बेचनी अगर किसी को आती है तो वो आपको आती है। दूसरा, वाकपटु बहुत होता है, यानी कि बातों का मास्टर। कभी सिर्फ एक आती है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो अगर अपना एक शेड्यूलर बना लीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। नंबर 5 घूमना बहुत पसंद करता है, यहाँ तक कि ईश्वर न करे अगर आपको कभी बुखार हो और आपको कोई घुमा दे तो आपका बुखार उतर जाएगा। तो इसलिए नियम बना लें कि कोई भी काम ना हो तो भी थोड़े समय के लिए घूमने के लिए, स्ट्रोल के लिए निकल जाएगा और आप देखेंगे यू विल फील मोर पॉजिटिव। नंबर 5 के साथ एक प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम आती है जेब में छेद। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। तो जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से जाएगा। तो नंबर 5 वालों को मैं कहता हूँ रुकता नहीं है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि नंबर 5 वालों को चाहिए कि एक, या तो अपनी पत्नी जी को पकड़ा दो अपना एटीएम और कंट्रोल, ताकि वो लिमिट में रहे। दूसरा तरीका है कि कोई एक फिक्स्ड कंपलसरी सेविंग जरूर करें, नहीं तो उम्र के जो उत्तरार्ध में है फिर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। आजकल जैसे स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका क्या रीजन है? इसके लिए क्या रेमेडीज हैं? हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायता, यानी कि चंद्रमा कारक है मन का, चंद्रमा कारक है इमोशंस का। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, नीचस्थ है, अशुभ कारक है, अस्त हैं, 6, 8, 12 बैठे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आजकल जैसा मैं देख रहा हूं कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। नतीजा क्या है? हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा व्यक्ति आपको स्ट्रेस में दिख रहा है। मतलब आप कोई देखोगे 10 साल का बच्चा है, कहता है पापा टेंशन मत दो। आप कहोगे यार पिद्दी सा है भी, इसको टेंशन कहां से आ गया? क्या टेंशन हो गई? वो कह पापा टेंशन मत दो, बहुत टेंशन है मुझे। कारण क्या है कि अब हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, सबके सबसे बढ़ गए। हम लोगों के टाइम पे मैं याद है हमारे 90s में मार्क्स आते थे तो हम बहुत बड़ी तोप होते थे। अभी हम एक स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट गए थे बच्चों के अवार्ड देने, तो वहाँ सबके 100 थे। हमने कहा यार अब तो तुम लोग पैरामीटर बहुत ऊपर कर दिए हो, अब क्या 100 के ऊपर जाओगे? तो यहाँ पे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बढ़ चुका है। चंद्रमा को बैलेंस करने का जो सबसे सरल उपाय है वो सभी कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए कोई भी एक चांदी का पात्र ले लीजिए, उसमें जल रख दीजिए और शाम को सोने से पहले ये पानी पी लीजिए। अगर चांदी का गिलास नहीं ले सकते क्योंकि चांदी महंगी हो रही है और अभी होने वाली है, 2 लाख रुपए छूने वाली है, मेरी भविष्यवाणी भी है, तो ऐसे में एक कोई चांदी का सिक्का ले लीजिए
उसको किसी भी मेटल के बाउल में डाल डाल दें। दें और रात भर रखा रहने दीजिए। रात में सोने से पहले ये पानी पी लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको चंद्रमा थोड़ा सा बैलेंस होगा। मतलब एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का तरीका हो पॉजिटिव गया। एनर्जी क्रिएट करना है, चांदी की जो पॉजिटिविटी है वो हमें लानी है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो आजकल जो आरओ है उसमें भी सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, चांदी की टेक्नोलॉजी युक्त। तो चांदी क्या करती है, चांदी पानी को शुद्ध भी करती है, और साथ में चांदी जब पहुंच जाती है तो हमारे मन को शीतलता मिलती है। और एक बहुत सटीक उपाय है जो आजकल दुर्भाग्य है कि बच्चे नहीं करते। कहते हैं कि चंद्रमा माता का कारक भी है, तो अगर आप अपनी माता के पैर छू लें रोज सुबह और माता का आशीर्वाद लें, उससे भी काम हो जाएगा, उससे भी फायदा मिलेगा। लोग करते नहीं है। अब ये दुर्भाग्य है, हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, एडवांस्ड हो गए हैं। तो सूर्य को तेज करने के लिए मैं कहता हूँ पिता से संबंध ठीक कर लो, चंद्रमा को ठीक करने के लिए कहता हूँ माता से कर लो। परंतु अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में इतने बिजी हो गए हैं कि फैमिली के भी ग्रुप बन गए हैं और पिताजी को प्रणाम करने के लिए ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है सभ्यता। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। इस पॉडकास्ट की जो वार्तालाप है इसको हम देंगे यहीं पर विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी दर्शक हैं उनको बड़ा अच्छा लगा होगा, उनकी बहुत सारी समस्याओं का यार फ्री में निदान हुआ होगा। और कमेंट करो यार कि आपको पूरा पॉडकास्ट कैसे लगा, और अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।